नमस्कार। नेक्स्ट जेन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋचा जैन कालरा। पब्लिक टॉयलेट्स में हाइजीन के सॉल्यूशंस हों या वेस्ट सेग्रीगेशन के मॉडल या फिर एआई और रोबोटिक्स, स्कूली बच्चे कल की दुनिया के लिए स्मार्ट इनोवेशन पर फोकस कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के एक स्कूल की, जहां एजुकेशन बदलते ज़माने की ज़रूरतों के साथ कदम ताल कर रही है। तो आइए देखते हैं यंग माइंड्स कैसे आइडियाज़ को रियलिटी में बदल रहे हैं। स्कूल का नाम आते ही याद आती हैं वो वुडन बेंचेस, टीचर का ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखना और बैक बेंचर्स की हल्की सी शरारत। लेकिन वक्त अब बदल चुका है। आज के स्कूल सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि रोबोटिक्स, एआई और इनोवेशन का जरिया बन चुके हैं। क्लासरूम से ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिलती है इन एटीएल लैब्स में, क्योंकि यहां तैयार हो रहे हैं यंग इनोवेटर्स। अब आपको मिलवाता हूं एक ऐसे पायलट प्रोजेक्ट से जो सूखे और गीले कचरे को अलग करता है, जिसका नाम है स्मार्ट सेग्रीगेशन सिस्टम। ये वेस्ट मैनेजमेंट को बनाने के लिए एक स्मार्ट तरीका है। पब्लिक हाइजीन को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स ने डिजाइन की है हाइजी सीट। ये है एक ऑटोमेटिक सिस्टम जो कि पब्लिक टॉयलेट सीट्स को ऑटोमेटिकली सेंसर के थ्रू क्लीन करता है। आज के दौर में स्टूडेंट्स को एआई, टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स ये सब स्कूल लेवल से सिखाया जाना क्यों जरूरी है? देखो, एजुकेशन ने ना एक बहुत बड़ा टर्न लिया है। मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है वो सारी एजुकेशन फिटर्निटी का सपना होना चाहिए। आज की डेट में जो बच्चा पहले यूज़र था, अब उसको क्रिएटर बनना है। जो सिर्फ एक एप्लीकेशन यूज़ करता था, अब उसके पीछे की सारे नो हाउस। सो आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है हमें फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना। सो टू बी स्ट्रॉन्ग एट फाउंडेशन लेवल, it is very important that the education of AI, robotics, coding with its full length should be taught in school. थ्री, 2, 1 और लिफ्ट ऑफ। ये कोई स्पेस सेंटर नहीं, ये है नेक्स्ट जेन भारत का क्लासरूम, जहां सपनों को तकनीक मिल रही है। यहां बच्चों को आर्टेमिस रॉकेट लॉन्च का एक्सपीरियंस दिया जा रहा है, और अब मैं भी उस अनुभव का यानी उस वर्चुअल टूर का हिस्सा बनने जा रहा हूं। आज के यंग इनोवेटर्स सिर्फ रोबोटिक्स प्रोजेक्ट्स तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अलग अलग एआई प्लेटफॉर्म्स और स्मार्ट एप्लीकेशंस भी डेवलप कर रहे हैं, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देने का काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक और शानदार उदाहरण देखने को मिला 9वीं क्लास की स्टूडेंट फियोना के प्रोजेक्ट में। फियोना ने एक एआई पावर्ड होलिस्टिक हेल्थ ट्रैकिंग ऐप तैयार किया है, जो सिर्फ फिटनेस डेटा ही ट्रैक नहीं करता, बल्कि यूजर के स्ट्रेस लेवल को भी एनालाइज करता है। हेल्थ एक होलिस्टिक हेल्थ ऐप है, जो कि आपको सिर्फ ट्रैक नहीं करता, आपको समझता है। इस ऐप में हमारे पास सब कुछ है: फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, गेमिफिकेशन एंड आपके डेली एनालॉग्स। स्टार्ट करते हैं मेंटल हेल्थ से। सबसे पहले है हमारे पास सीवी इनसाइट। कैसा हो कि अगर आपका एआई आपका फेस देखते ही बता दे कितना स्ट्रेस है, क्योंकि स्ट्रेस का एक मीटर तो नहीं होता। ये सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये उन आइडियाज की तस्वीर है जो कल की दुनिया में एक नया बदलाव ला रहे हैं। कैमरा के पीछे से मैं कह सकता हूं कि अगर आपको नेक्स्ट जेन भारत देखना है तो कहीं और नहीं, ऐसे ही क्लासरूम्स और लैब्स में देखने को मिलता है।
तो देखा आपने कैसे स्कूली बच्चे टेक्नोलॉजी से खेल रहे हैं। आइए अब चलते हैं डीप टेक की दुनिया में, जहां रोबोट्स को इंसानी समझ दी जा रही है, जिससे वो आपकी हमारी तरह खुद देखकर फैसले कर सकते हैं। ये है विजन गाइडेड रोबोटिक्स की दुनिया। फैक्ट्रियों में रोबोट्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। ये रोबोट भारी सामान उठाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े कई काम बड़ी तेजी से करते हैं। लेकिन एक बड़ी दिक्कत है, ये रोबोट देख नहीं सकते। यानी अगर कोई सामान अपनी जगह से थोड़ा भी हिल जाए या सामने कोई नई चीज आ जाए तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि ज्यादातर रोबोट्स एक तय प्रोग्राम पर काम करते हैं। उन्हें पहले से बताया जाता है कि क्या करना है, लेकिन वो खुद से फैसला नहीं ले पाते। अब इसी सबसे बड़ी कमी को दूर किया है बेंगलुरु के एक स्टार्टअप ने, जहां रोबोट्स को सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि इंसानों जैसी नजर भी दी जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूं बेंगलुरु के हाईटेक साइबरनेटिक्स लैब में। फैक्ट्रियों में रोबोट्स को काम करते तो आपने देखा होगा, लेकिन अगर उनके सामने हम कोई भी सामान रख देते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इस लैब के युवाओं ने उन रोबोट्स को इंसानों जैसी नजर दी है। तो चलिए देखते हैं कि ये देखने वाली मशीनें काम कैसे करती हैं। इस डीप टेक स्टार्टअप का नाम है साइनलर। इसके फाउंडर गोकुल और उनकी टीम ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी समस्या को सुलझाया है। यहाँ रोबोटिक आर्म्स में ऐसे स्मार्ट कैमरे और एआई सिस्टम लगाए गए हैं जो किसी भी नई चीज को देखकर समझ सकते हैं। यानी अब रोबोट को पहले से हर चीज सिखाने की जरूरत नहीं, वो खुद देखकर तय कर सकता है कि उसे कैसे पकड़ना है और क्या करना है। AI happens with millions of images and trainings that without all that, just like a baby, human baby, it can just go and pick the object from wherever it is and then start manipulating and then figure it out that, oh, this is the object that was asked for me to perform that particular task and then recover itself to do the task. Then that's the power that robots lack today. ये रोबोट सिर्फ एक मशीन नहीं, ये देखने वाला दिमाग है। अब ये देखिए, इस ऑब्जेक्ट को मैंने इधर रिप्लेस कर दिया। अगर कोई आम रोबोट होता तो वो कंफ्यूज हो जाता और वो समझ नहीं पाता और हवा में हाथ पैर मारने लगता। लेकिन ये अपने विजन को तुरंत एडजस्ट करता है और जो डेटा है वो कंप्यूटर में भेजता है और यहाँ पे ये ग्रिप उस हिसाब से चेंज होता है और ऑब्जेक्ट अपने आप उठाकर इसको जगह पे डाल देता है। तो चलिए समझते हैं कि इसके पीछे कौन सी हाईटेक कोडिंग लगी है। इस तकनीक को विजन गाइडेड रोबोटिक्स कहा जाता है। यानी रोबोट अब सिर्फ देखता नहीं, समझता भी है। इसके कैमरे किसी भी चीज की शेप और साइज को पहचानते हैं और तुरंत तय करते हैं कि उसे कैसे पकड़ना है। जैसे इंसान नई चीज देखकर तुरंत समझ जाता है, वैसे ही ये रोबोट भी खुद फैसला लेता है और इसी हिसाब से काम करता है। इंसान जब कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं, मतलब लोहा है तो वो भारी होगा या कोई और चीज़ है जो सॉफ्ट है या जो भी है, बट ये मशीन को समझ में नहीं आता है। तो जब उसको समझाना पड़ता है तो हमें टेक्निक्स लाइक डीप लर्निंग होती है, न्यूरल नेटवर्क्स होती है, उसके थ्रू हमें उसको ट्रेन करना पड़ता है कि कैसे वो ऑब्जेक्ट्स को देखे, कैसे उनको फील कर पाए और वो फीडबैक दे पाए ताकि वो उसको हैंडल कर सके, मैनिपुलेट कर सके, बोल सकते हैं। यही वजह है कि ये तकनीक अब सिर्फ एक लैब तक सीमित नहीं है। दुनिया भर की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां ऐसे स्मार्ट रोबोट्स की तरफ बढ़ रही हैं। युवाओं का ये स्टार्टअप दुनिया को बता रहा है कि आने वाले समय में मशीनें सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि समझदार भी होंगी। तो जब मैंने पहली बार देखा था बहुत सरप्राइज हुई थी। एंड इस कैपेबिलिटी को लेके जो ये मशीन चीज़ें कर सकता है, जैसे अननोन ऑब्जेक्ट्स को उठाना, हमेशा सबको सरप्राइज कर देता है। एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी हर इंजीनियर के लिए इस पे काम करने में, हर फील्ड से। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हम एक नेक्स्ट जनरेशन रोबोट के साथ काम कर रहे हैं। फैक्ट्रियों का भविष्य अब सिर्फ भारी मशीनों में नहीं, बल्कि इन मशीनों के देखने और सोचने की क्षमता में छिपा है।
बेंगलुरु का ये लैब एक बात तो साबित करता है कि अगर बात डीप टेक और रोबोटिक्स की हो तो भारत आज भी पूरी दुनिया को दिशा दिखा रहा है। महुआ के बारे में आपने सुना है? जंगलों में गिरने वाला एक छोटा सा फल जिससे मीठा रस निकलता है। महुआ अब ट्राइबल इलाकों में कमाई का अच्छा जरिया बन गया है। मध्य प्रदेश में महिलाएं महुआ से लड्डू, कुकीज और सिरप बनाकर देश भर के बाजारों तक पहुंचा रही हैं। आदिवासी परंपरा से निकला महुआ अब पोषण के साथ साथ कारोबार को भी बढ़ावा दे रहा है। ये है मध्य प्रदेश के घने जंगल और इन्हीं के बीच एक सुहानी शांत सुबह की शुरुआत। इस सुकून भरे माहौल में जमीन पर गिरे हल्के पीले फूलों को बड़े जतन से बटोरते नजर आते हैं यहाँ के आदिवासी लोग। मानो प्रकृति और जीवन का एक अनकहा रिश्ता यहाँ हर रोज ही उठता हो। जी हाँ, ये हैं महुआ के फूल, मीठे, रसीले और हल्की सुगंध से भरपूर। स्वाद के साथ साथ पोषण से भरपूर ये फूल यहाँ के लोगों की आजीविका, परंपरा और संस्कृति का अहम हिस्सा हैं। इसी कड़ी में हमारी मुलाकात हुई मंडला जिले के कान्हा नेशनल पार्क के मुक्की जोन में रहने वाली सीमा मुखर्जी से, जो एक उद्यमी हैं और आदिवासी कल्याण के लिए काम कर रही हैं। सीमा उन कई लोगों में शामिल हैं जो मार्च और अप्रैल में तोड़े गए महुआ के फूलों को खरीदती हैं। इन फूलों से वो महुआ सिरप तैयार करती हैं, साथ ही इन्हें सुखाकर देश भर के शहरों में बेकर्स और अन्य ग्राहकों तक पहुंचाती हैं, जिससे जंगल की मिठास अब बाजार तक भी अपनी पहचान बना रही है। ये फूल में एक बहुत ही मीठा रस है जिसे लोग बहुत चाहते हैं, तो यहाँ के लोग टोकरी भर भर के इसको इकट्ठा करते हैं। मैं भी यहाँ महुआ का यूज़ करती हूँ काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में। मैं बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से महुआ को सन ड्राई करती हूँ, धूप में सुखा के किशमिश बना के मैं इसको कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स में बेचती हूँ। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता सब जगह मेरे प्रोडक्ट्स जाते हैं। महुआ सिर्फ एक पेड़ या जंगल का फल भर नहीं रहा, बल्कि एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के रूप में अपनी नई पहचान बना चुका है। यही वजह है कि महिलाएं अब स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इससे जुड़कर आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रही हैं। मंडला जिले के कोको गांव में ऐसा ही एक प्रेरणादायक समूह है, तेजस्विनी एकता महिला महासंघ। यहाँ करीब 1 दर्जन महिलाएं मिलकर महुआ से स्वादिष्ट और पौष्टिक उत्पाद तैयार कर रही हैं। खासतौर पर महुआ के लड्डू बनाए जा रहे हैं, जिनमें पोषण बढ़ाने के लिए अलग अलग ड्राई फ्रूट्स भी मिलाए जाते हैं। यही नहीं, ये महिलाएं महुआ से हेल्दी कुकीज भी तैयार कर रही हैं, जहां पारंपरिक स्वाद को आधुनिक पोषण के साथ जोड़ा जा रहा है। बिस्किट और लड्डू के रूप में इसको हमने शुरुआत किया है। जो महुआ के बहुत सारे फायदे हैं सर अपने स्वास्थ्य के लिए। महुआ से खून भी बढ़ता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ता है इससे। तो इससे हमारी जो लड्डू है, बिस्किट है सर, 10 से 12 शहरों में जाती है। जहाँ पर बसों के साधन है वहाँ पर हम पहुँचा देते हैं। इस पहल ने इन महिलाओं को न सिर्फ आय का नया स्रोत दिया है, बल्कि आत्मविश्वास और पहचान भी दी है। जंगल की ये मिठास अब बाजार में अपनी अलग पहचान बना रही है। हम भी बाहर काम में जाते थे तो काम हमको अभी गांव में ही मिलने लगा है। हमारी यहाँ कोको में जो बेकरी खुली है फैक्ट्री, इसमें काम मिलने लगा है। तो दीदियाँ भी अपनी आर्थिक स्थिति थोड़ी बदलाव आ गया है। महुआ सिर्फ जंगल की उपज नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और बदलाव की मिसाल बन चुका है।
गांव की महिलाओं की मेहनत से ये पारंपरिक संसाधन अब आधुनिक बाजार में अपनी पहचान बना रहा है, जहां प्रकृति, पोषण और प्रगति एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। बात करते हैं जेनजी के स्पिरिचुअल रुझान की। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में अगर युवा भजन क्लबिंग की तरफ मुड़ रहे हैं, तो छोटे शहरों में भी आध्यात्मिकता का रंग कम नहीं है। रांची में जेनजी की एक टोली मंदिरों में जाकर भजन कीर्तन को रिवाइव कर रही है, जिससे मंदिरों में भक्तों की रौनक बढ़े। भक्ति के साथ शुरू हुआ ये सफर अब नदी की सफाई जैसे सामाजिक मुद्दों तक पहुंच चुका है। तो क्यों तेजी से युवा इसके साथ जुड़ रहे हैं, आइए देखते हैं। ढोल की थाप, मंजीरे की आवाज और एक सुर में गूंजते कई स्वर, ये सिर्फ भजन नहीं है, ये एक शुरुआत है जहां युवा भक्ति के जरिए खुद को जोड़ रहे हैं और लोगों को भी साथ ला रहे हैं। हम लोग सबसे पहले इनिशिएटिव लिए थे कि बहुत सारे मंदिर में रख रखाव, भजन कीर्तन वहाँ पे नहीं होता है, बहुत कम भक्त लोग वहाँ पे जाते हैं और मंदिर का अच्छे से रख रखाव नहीं होने पाता है। तो हम लोग ऐसा उद्देश्य था, जिस मंदिर में रख रखाव नहीं होने पा रहा है, जहाँ भगत नहीं पहुँच पाते हैं, उस मंदिर में हम लोग अपने भजन कीर्तन से आसपास के लोगों को जोड़े। आज की युवा पीढ़ी इन्हीं आध्यात्मिकता के रंग के साथ अपनी जिम्मेदारी भी समझ रही है। तो इनके साथ आज जो हम समय बिताने वाले हैं, उनमें आध्यात्मिकता और सामाजिकता दोनों के रंग दिखेंगे आपको। इस मंडली की खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ भजन नहीं होता, बल्कि एक सोच जुड़ी है। रांची के कई युवा अब इससे जुड़ रहे हैं। कोई पहली बार यहाँ आया तो कोई धीरे धीरे इसका हिस्सा बन गया है और अब ये सिर्फ एक ग्रुप नहीं, बल्कि एक साथ चलने वाली टीम बन चुकी है। पहले तो मैं नॉर्मली आता था शाम में, तो 3-4 बार शाम में डिफरेंट टाइम पे आता था। तो कभी कुछ देखता था कि श्रृंगार हो रहा है, कभी कुछ भजन हो रहा है, तो मैं समझ नहीं पाता था कि कैसे ये लोग इसको करते हैं, मेंटेन करते हैं। फिर मुझे बोले की फौज के बारे में पता चला। ऐसे बचपन से हम पहाड़ी मंदिर आ रहे हैं, मेरा घर भी यहीं है, पर यहाँ मुझे पूजा करके बहुत अच्छा लगता है। अब बाकी 5 दिन काम करने के लिए पूरा एक मोटिवेशन फील होता है और फोकस हो जाते हैं डिसिप्लिन वे में बाकी 5 दिन काम करते। लेकिन इनकी पहचान सिर्फ भजन तक सीमित नहीं है। ये युवा समाज के लिए भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। सुवर्ण रेखा नदी के किनारे हर रविवार ये टीम स्वच्छता अभियान भी चलाती है और लोगों को एक बड़ा संदेश देते हैं। ये मंडली, जिसको मैंने बताया कि सिर्फ भाव भजन की बात नहीं करती, बल्कि ऐसे सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ के काम करती है। सुवर्ण रेखा झारखंड की जीवन रेखा नदियों में से एक है। इसकी बचाने की जिम्मेदारी लोगों की है, लेकिन ये टीम जिस तरह से प्रयास कर रही है, निश्चित तौर पर इसे देख करके लोग सीख सकेंगे। नदी के किनारे जब ये युवा सफाई करते हैं, तो ये सिर्फ कचरा नहीं उठा रहे होते, बल्कि एक जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं, बिना किसी प्रचार के, बस इस सोच के साथ कि बदलाव खुद से शुरू होता है। शायद यही असली भक्ति है, जहां पूजा के साथ साथ प्रकृति की सेवा भी जुड़ी हो और जहां कर्म ही सबसे बड़ा संदेश बन जाए। आज का युवा सिर्फ ट्रेंड्स तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के लिए भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। भोले की फौज का ये संदेश साफ बताता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो भक्ति भी समाज में परिवर्तन ला सकती है। भक्ति के साथ साथ सामाजिक सरोकारों से जुड़ करके ये टीम लगातार रांची को खूबसूरत बना रही है और इससे ये पता चलता है कि आध्यात्मिकता, धार्मिकता और इसके साथ साथ सामाजिकता आज की जेनजी और युवा पीढ़ी की खास सोच और पहचान है। टैक्सी से टेलीस्कोप तक, ट्रांसपोर्ट में आने वाली दिक्कतों से लेकर आसमान के तारों तक, अंडमान निकोबार के युवा नए आइडियाज पर काम कर रहे हैं, जिससे कमाई के मौकों के साथ साथ सैलानियों का एक्सपीरियंस भी बेहतर हो रहा है। करीब 8000 वर्ग किलोमीटर में फैले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 500 से ज्यादा खूबसूरत द्वीपों का समूह है। क्रिस्टल क्लियर पानी, कोरल रीफ और हरियाली, यही इसकी पहचान है। और इस पूरे इलाके का एंट्री पॉइंट है पोर्ट ब्लेयर, जहां इतिहास, प्रकृति और समुद्र तीनों एक साथ मिलते हैं।
लेकिन इतनी खूबसूरती के बावजूद यहाँ घूमने फिरने के लिए लोग अब भी ज्यादातर पुरानी ट्रेडिशनल टैक्सियों पर ही निर्भर हैं, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटकों को काफी परेशानी होती है। पर अब तस्वीर बदलने वाली है। यही कि यंग इनोवेटर्स ने डेवलप किया एक एग्रीगेटर ऐप, जो कि न सिर्फ लोकल्स के लिए बल्कि टूरिज्म को बढ़ावा देने में भी बहुत बड़ा कदम है। मिलिए बी दिनेश और उनकी टीम से, जिन्होंने AMO यानी अंडमान मूव्स ऑन ऐप विकसित किया है। ये एक ऐसा ऐप है जो टैक्सी और ऑटो बुकिंग को आसान, तेज और भरोसेमंद बनाता है। इसकी शुरुआत एक छोटे से अनुभव से हुई, जब दिनेश ने एक महिला को कैब के लिए परेशान होते देखा। वहीं से शुरू हुआ एक मिशन, ताकि स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों के लिए सफर आसान हो सके। अभी देखिए, अभी फिजिकली अभी प्रैक्टिकली क्या होता है, आफ्टर 8 o'clock कोई ट्रैवल नहीं कर रहा है, क्योंकि उनका पास सिस्टम वो लॉजिस्टिक ट्रैवल सिस्टम नहीं है। कोई बुकिंग करने से कुछ अच्छा गाड़ी या वो कुछ एक अपना सुविधा से जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। ये ऐप आने के बाद में जो जगह में रात को 8 बजे बंद होता है टूरिज्म, वो 8 बजे शुरू होगा। ठीक है, न्यू प्लेसेस विल गेट एक्सप्लोर्ड। जो जगह आदमी सोचता है कि जाके वापस आने हमको गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी, वो अभी जाएंगे। और हमारा ऐप में पैकेज ट्रिप भी रखा है। लेकिन यहाँ के इनोवेशन और स्टार्टअप की सोच सिर्फ ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं है, अब ये आसमान तक पहुँच रही है। पोर्ट ब्लेयर के एक शांत हिस्से में विस्लिंग वुड्स एस्ट्रो टूरिज्म लोगों को रात के आसमान का एक अलग ही अनुभव दे रहा है, जहां सितारे पहले से कहीं ज्यादा साफ और करीब नजर आते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं शहर की रोशनी से काफी दूर, जहां आसमान बिल्कुल साफ दिखता है और सितारे काफी करीब से नजर आते हैं। इसी नेचुरल सेटिंग को एक एस्ट्रो टूरिज्म वेंचर ने एक यूनिक एक्सपीरियंस में बदल दिया है। इस पहल के पीछे है उदय भास्कर, जो लोगों को ब्रह्मांड से जोड़ने का एक नया और रोमांचक तरीका पेश कर रहे हैं। जो कभी उनका व्यक्तिगत शौक था, आज वो एक मिशन बन चुका है। खगोल विज्ञान को हर किसी के लिए सुलभ और रोचक बनाना। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कम प्रकाश प्रदूषण का फायदा उठाते हुए वो गाइडेड स्टार गेजिंग अनुभव तैयार करते हैं, जहां ग्रह, नक्षत्र और गहरे अंतरिक्ष के अद्भुत नजारे बेहद स्पष्ट दिखाई देते हैं। सिर्फ पर्यटन ही नहीं, वो नई पीढ़ी को भी प्रेरित कर रहे हैं। युवाओं को खगोल विज्ञान से जोड़ते हुए उनके भीतर ब्रह्मांड के प्रति जिज्ञासा और वैज्ञानिक सोच को जगाने का काम कर रहे हैं। One of the main reason is night sky is very clear. दूसरा है कि अंडमान is very near the equator. So उसके चलते हमें क्या होता है कि दो we are a part of the northern hemisphere, आपको अंडमान से बहुत सारे ऐसे चीजें दिखेंगे जो southern hemisphere के constellations and celestial bodies आपको यहाँ से आराम से दिख जाता है। Stargazing, astrophotography, ये दो चीजें एक साथ जाती हैं। Stargazing is looking, enjoying. Astrophotography is capturing the same. And Milky Way photography is one of the most sought after across the place. अंडमान में से आपको मिल्की वे ऑलमोस्ट 8 महीने दिखेंगे, 7 to 8 months आराम से दिखते हैं, which is not in the case if you go to a place like Hanle, जहाँ पे you got a great night sky, but probably 3.5 months उससे ज़्यादा आपको दिखना मुश्किल है। जैसे जैसे भारत में स्टार्टअप्स बड़े शहरों से आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे पोर्ट ब्लेयर जैसे शहर भी नई पहचान बना रहे हैं। यहाँ सपने ऊंची इमारतों में नहीं, बल्कि समंदर और खुले आसमान के बीच आकार ले रहे हैं। और यही दिखाता है कि छोटा शहर हो या बड़ा, अगर सोच नई हो तो हर जगह मौके बन सकते हैं। आज के शो में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।